हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपनी 2020 सीरीज ऑफ एमसीक्यूज में आज हम डिस्कस करेंगे अगले 20 एमसीक्यूज को, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं आगे आने वाले किसी भी तरह के एग्जाम को। ये जो तरीका है आपका एमसीक्यू को सॉल्व करने का, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी तरह के एमसीक्यूज या क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का, क्योंकि जब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता चल जाता है कि आप एक क्वेश्चन के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, साथ ही कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है या फिर आप भूल गए हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड इन वन ब्रीथ इज कॉल्ड। यानी जब भी आप नॉर्मल सांस लेते हैं तो आप वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी रेंज होती है 500 ml। यानी आप 500 ml ऑफ एयर जो है वो एक्सहेल और इनहेल करते हैं जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। उसके बाद जो बाकी तीनों टर्मिनोलॉजी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या होता है कि आपकी जो लंग्स है, मतलब आप कितना भी इनहेल एक्सहेल करें, फोर्सफुली एक्सहेल करें, बट ये जो वॉल्यूम है ये आपके लंग्स से कभी भी बाहर नहीं निकलता। इसका रेंज है 1200 ml। मतलब ये जो है हमेशा आपके लंग्स में एज अ रेजिड्यू रहता है, और इसके रहने का कॉज ये है कि अगर ये वॉल्यूम या फिर ये एयर आपके लंग्स में नहीं रहेगी तो आपकी लंग्स जो है वो कोलैप्स कर जाएंगे। यहाँ तक कि जो स्पाइरोमीटर होता है, स्पाइरोमीटर क्या है? स्पाइरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप वाइटल कैपेसिटी को नापते हैं या फिर लंग्स वॉल्यूम को नापते हैं। उसमें भी ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो नहीं काउंट होता, क्योंकि आप इसे एक्सहेल ही नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करें रिजर्व वॉल्यूम, तो रिजर्व वॉल्यूम दो तरह के रिजर्व वॉल्यूम होते हैं। एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आप जो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम है, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। बट अगर आप फोर्सफुल इनहेलेशन करेंगे, यानी फोर्सफुल इनहेलेशन जो आप एक्स्ट्रा एयर भी इनहेल कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड आप फोर्सफुल एक्सहेलेशन पे जो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर है हमारा वाइटल कैपेसिटी। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आया है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। तो वाइटल कैपेसिटी की अगर रेंज की बात करें तो 3.5 से 5.5 लीटर जो है वाइटल कैपेसिटी होती है, जिसको हम स्पाइरोमीटर से नापते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी होती क्या है कि आप जब फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, उस कैपेसिटी को वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। तो इस एक क्वेश्चन में हमने इतनी सारी चीजें जो है वो सीखी। इसमें कुछ नॉर्मल रेंज थी, जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उन सब के मतलब या फिर उनसे जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो। तो ये आपका बेस्ट तरीका होता है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाएं, आप बुक में ही इस तरह आप अपने पेन से या पेंसिल से लिख सकते हैं, या फिर आप जो नोट्स बनाए वो भी इस तरह से बना सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी फेस डज द हार्ट मसल रेस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि आप बात कर रहे हैं हार्ट मसल के रेस्ट करने की। तो होता क्या है कि हमारा जब हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट करता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है उसका रिलैक्सेशन फेज, जिसमें यहाँ पे रेस्ट लिखा है, और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज। अगर हम इनके और सही टर्मिनोलॉजी की बात करें तो हम रिलैक्सेशन फेज को डायस्टोल कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज को सिस्टोल कहते हैं, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इस तरह जब आपका हार्ट जो है, जब एक उसकी हार्ट बीट यानी दिल धड़कता है तो वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब वो रिलैक्स होता है उसको हम कहते हैं डायस्टोल, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टोल। तो ये दोनों जो टर्म है ये आपको बहुत बार मिलेंगे एग्जाम में। इसमें कंफ्यूजन यही होती है कि सिस्टोल कब होगा और डायस्टोल कब होगा। तो जब भी आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर उसमें संकुचन होता है, दैट इज सिस्टोल, और जब भी वो रिलैक्स होता है तो वो डायस्टोल होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ दो तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है कि हाउ मेनी मेजर सेलिवरी ग्लैंड्स
और कहीं कहीं लिखा रहता है हाउ मेनी पेयर ऑफ मेजर सैलिवरी ग्लैंड्स। तो जब भी आपसे पूछा जाए पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स तो हमेशा आंसर जो है वो 3 लगाना है, क्योंकि यहाँ पे 3 पेयर होते हैं, 3 तरह के आपके में सैलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मेजर सैलिवरी ग्लैंड। इसमें एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल, और जो तीसरा है वो होता है आपका सबमैंडिबुलर। तो ये 3 तरह के आपके जो सैलिवरी ग्लैंड है वो पाए जाते हैं इसमें, और ये 3 जो है पेयर में पाए जाते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितने पेयर हैं तो आपको हमेशा 3 आंसर लगाना है अगर पेयर लिखा है। अगर पेयर नहीं लिखा है देन ऑलवेज द आंसर विल बी 6। तीनों ही ग्लैंड जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीज आएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कोलियोसिस इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। तो स्कोलियोसिस जो है वो होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है स्कोलियोसिस, आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये किस में होती है, ये आपके वर्टेब्रल कॉलम में होती है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं। उसमें जब भी लेटरल डेविएशन होता है, लेटरल डेविएशन का मतलब जब आप सामने फेस करके खड़े हैं तो आपको जो है उसमें दिखता है आपका कंधा जो है वो एक साइड को, कोई भी कंधा झुक जाता है, जिससे समझ में आता है कि आपकी जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें लेटरल डेविएशन हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्कोलियोसिस। आपके वर्टेब्रल कॉलम में 3 तरह के मेजर डिफॉर्मिटीज हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला तो स्कोलियोसिस है जिसे हम कहते हैं लेटरल डेविएशन। दूसरा है काइफोसिस जिसे हम हंचबैक के नाम से भी जानते हैं, या फिर हिंदी में कुबड़ कहते हैं, जहां पर आपका थोरैकिक रीजन जो है अफेक्ट होता है, यानी आपके जो बैक है वो पीछे की तरफ से झुक जाता है। उसके बाद तीसरा होता है लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में होता क्या है कि आपका जो पेट है वो आगे की तरफ निकल जाता है, यानी आपके लंबर रीजन का जो कर्व होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आपके फुट में जो डिफॉर्मिटी है वो होती है फ्लैट फुट की, और जो आपका लेग है उसमें 2 तरह से डिफॉर्मिटी होती है, एक होता है नॉक नी और एक होता है बोल लेग। तो ये जो है जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो आपको सारे के सारे एमसीक्यूज में लिखते जाना है जब भी आप सॉल्व करें। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिखा है आर्टरी, फिर पूछा है कि कौन सी आर्टरी जो है वो कहाँ ब्लड लेके जाती है, हार्ट की तरफ लेके जाती है, यानी जो हार्ट की मसल्स हैं उनको कौन सी आर्टरी जो है ब्लड पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ 4 तरह की आर्टरी हैं और चारों के अपने अपने काम हैं। सबसे पहले इसके आंसर की बात करते हैं तो वो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद बात करें यहाँ पे रेडियल आर्टरी, तो रेडियल आर्टरी क्या है, वो ब्लड वेसल्स जो आपकी पाई जाती हैं फोर आर्म। जो रेडियल वर्ड है वो आया है आपके रेडियस और अल्ना से, तो ये रेडियस वो वाला है, उसकी वजह से यहाँ रेडियल आर्टरी लिखा है। तो जो आपके फोर आर्म में, पाम में, हैंड में जो आर्टरी गई है उसे हम कहते हैं रेडियल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये इकलौती ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और ये लेके जाता है ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ, ताकि ब्लड जो है वहां पे प्यूरिफाई हो सके। तो ये हमेशा एक्सेप्शन रहता है और कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर इनमें से कौन सी ऐसी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त कैरी करती है। So that is your pulmonary artery। उसके बाद बात करें कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है आपके हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। देन देयर इज कैरोटिड आर्टरी। तो जो कैरोटिड आर्टरी है ये एक मेजर ब्लड वेसल है जो कि आपकी नेक से जाती है, ब्रेन और नेक, फेस, इन सब जगह पे ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। तो ये 4 तरह की आर्टरी हैं और इन चारों के अलग अलग फंक्शन हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपकी बैक थाई मसल को हम किस नाम से जानते हैं। तो आपके हमेशा मसल और बोन यानी स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम से एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे पूछा जाता है ये जो हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है, या फिर ये जो मसल है कहाँ पे पाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाता है एक ना एक क्वेश्चन जो कि आपके मस्कुलर सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम का पार्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम इस आंसर को देखें कि आपके बैक थाई मसल कौन सी होती है, तो वो होती है हैमस्ट्रिंग।
हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो उसमें 3 तरह की मसल्स पाई जाती हैं, जो कि है सेमी टेंडिनस, सेमी मेम्ब्रेनस एंड बाइसेप फेमोरिस। 3 तरह की मसल से मिलकर ये जो हैमस्ट्रिंग बनी है, जिसको हम कहते हैं बैक थाई मसल, जिसका फंक्शन होता है नी फ्लेक्शन का। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि नी फ्लेक्सर जो है इनमें से कौन सी होगी, तो हैमस्ट्रिंग एक तरह से नी फ्लेक्सर के जैसे जानी जाती है। उसके बाद हम बात करें क्वाड्रिसेप, तो क्वाड्रिसेप में क्वाड है जो कि 4 तरह की मसल से मिलके बना है। इसमें जो 4 मसल हैं उसमें वेस्टस की 3 मसल्स हैं। वेस्टस की जो 3 मसल हैं उनके नाम हैं वेस्टस मेडियालिस, लैटरलिस एंड इंटरमीडियस। ये वेस्टस की 3 मसल्स हैं एंड चौथी है रेक्टस फेमोरिस। तो ये 4 तरह की मसल से मिलके बना है आपका। एंड क्वाड्रिसेप पाया कहाँ जाता है, ये आपका एंटीरियर पार्ट है, यानी जो आपकी सामने की थाई है, या फिर अगर यहाँ बैक थाई लिखा है तो हम इसे फोर्थ थाई भी कह सकते हैं। तो जो आपके सामने का थाई का पार्ट है दैट इज क्वाड्रिसेप, जो कि हिप फ्लेक्सर या फिर नी एक्सटेंसर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है नी एक्सटेंसर हो गया, क्योंकि ये दोनों ही मसल जो है ऑपोजिट काम करेंगी, आगे और पीछे की हैं। तो यहाँ पे ये नी फ्लेक्शन का काम करेगी, तो ये नी एक्सटेंसर का काम करेगी। फिर आपकी बची है ग्लूटल और गैस्ट्रोस्नीमियस। तो ग्लूटल जो है ये आपकी बटक मसल्स हैं एंड गैस्ट्रोस्नीमियस जो है ये आपके लेग पार्ट में पाया जाता है, ये आपकी गैस्ट्रोस्नीमियस मसल होगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीदिंग सेंटर इज लोकेटेड इन। तो हमारा जो ब्रेन है उसमें 3 हिस्से होते हैं। ब्रेन के अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो अगर हम बात करें कि ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका जो भी ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि ब्रीदिंग को और ब्लड सर्कुलेशन इनको कंट्रोल करता है मेडुला। एंड इसके अलावा और भी जो इसके फंक्शन है वो है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, जैसे स्नीजिंग मतलब छींक आना, वॉमिटिंग आना, ये सब जो है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि मेडुला कंट्रोल करता है। उसके बाद बाकी की बात करें कि सेरेबेरम और सेरेबेलम का क्या काम है, तो सेरेबेरम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो आपको ऊपर का पार्ट दिख रहा है दिस इज सेरेबेरम। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और ये आपके सारे ही इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, ऐसे फंक्शंस जो आप सोचने का काम करते हैं, रीजनिंग का काम करते हैं, लॉजिकल चीजें करते हैं, वो ये कंट्रोल करता है। इसके 4 लोब हैं, उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर जो आपका सेरेबेलम है वो आपके वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी मूवमेंट्स का मतलब होता है वो मूवमेंट्स जो आप सोच समझ के करते हैं उन्हें वॉलेंटरी मूवमेंट्स कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, बॉडी को बैलेंस करना, पोस्चर, ये सब जो है आपके वॉलेंटरी मूवमेंट्स में आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द सप्लाई ऑफ ब्लड इंक्रीजेस टूवर्ड्स। तो ये बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, वो है आपकी स्केलेटल मसल। नॉर्मली जो कार्डिक आउटपुट है उसका सिर्फ 20% हिस्सा जो है वो स्केलेटल मसल लेती है, बट ड्यूरिंग वर्कआउट ये जो है 80% हो जाता है। यानी ब्रेन में जाने वाला ब्लड, स्किन में जाने वाला ब्लड, किडनी में जाने वाला ब्लड, हर जगह का जो ब्लड जा रहा है वहां से रिड्यूस हो जाता है एंड जो सप्लाई ऑफ ब्लड है वो बढ़ जाती है आपकी मसल्स में, स्केलेटल मसल में, जो आप ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूज करते हैं, क्योंकि आपको एनर्जी जो है वहीं से मिलती है। फिर क्वेश्चन है कि एटीपी स्टोर कहाँ होता है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एटीपी जो है वो आपके मसल्स में स्टोर होता है। बेसिकली जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट ये अगर इसमें से हम आंसर की बात करें तो दैट विल बी मसल। फिर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर। इसे मसल फाइब्रिल्स भी कहते हैं और मसल फाइब्रिल में आपकी जो प्रोटीन पाई जाती है, अगर ऑप्शंस की बात करें तो वो है एक्टिन और मायोसिन, दोनों ही पाई जाती हैं। एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं क्योंकि ये थिन होती है, एंड मायोसिन को हम थिक फिलामेंट कहते हैं। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन सा थिन फिलामेंट है, कौन सा थिक फिलामेंट है। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो होगा सी, दैट इज बोथ 1 and 2। ये दोनों ही तरह के प्रोटीन जो है मसल फाइबर में पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के प्रोटीन है, बट आपके आंसर के हिसाब से ये दोनों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यानी जो आपका ब्लड फ्लो होता है वो ब्लड फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब जिधर ब्लड जाता है वहां से ब्लड वापस नहीं आता। इट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक
सर्कल में चलता रहता है। तो इसका एक सीक्वेंस है, मतलब ब्लड जिसमें जाएगा उसमें वापस नहीं आता है। यानी हार्ट जो है वो ब्लड वहां से कैसे जाता है, तो हार्ट से हमारा जो ब्लड है वो आर्टरी के थ्रू निकलता है, फिर वो जाता है आर्टरीज, ये जो है और पतले होते जाते हैं। आर्टरीज के बाद ये जाता है आर्ट्रियोल्स में जो इससे भी थिन होते हैं, उसके बाद जाता है कैपिलरीज। एंड कैपिलरीज में होता क्या है, यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद क्या होगा कि जो ब्लड हार्ट से निकला है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, लेकिन जैसे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ इसके बाद जो ये ब्लड है ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा वेन्यूल्स में, जैसे यहाँ से आया एकदम वैसे ही ऑपोजिट हो जाएगा। उसके बाद जाएगा आपका वेन्स में, वेन्स के बाद जाएगा आपका वेना कावा में, वेना कावा जो है जैसे अओर्टा होता है वैसे वेना कावा होगा, एंड फिर से जो ब्लड है वो जाएगा हार्ट में। तो इस तरह से जो सर्कल है वो चलता रहेगा कि हार्ट से अओर्टा, अओर्टा से आर्टरीज, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, वहां से कैपिलरीज, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, फिर जाएगा वेन्यूल्स में जो कि सबसे छोटी वेन्स होती हैं, उसके बाद आएगा वेन्स में, फिर जाएगा वेना कावा में और फिर जाएगा हार्ट में। ऐसे तो हमने पढ़ा है कि जो वॉल्व है वो सिर्फ हार्ट में पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो वेन्स है या फिर जो आपकी ब्लड वेसल्स है इसमें भी पाया जाता है वॉल्व, ताकि जो ब्लड है उसको ऑपोजिट ब्लड फ्लो ना हो, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो है वो सारा का सारा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक सर्कुलर मोशन में होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड। तो सबसे पहला ओलंपिक जो है या फिर जो हम प्राचीन ओलंपिक की बात करते हैं, दो तरह के ओलंपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आधुनिक ओलंपिक जिसे हम कहते हैं मॉडर्न ओलंपिक, और एक है हमारा प्राचीन ओलंपिक। तो जो है ये हमारा प्राचीन ओलंपिक, इसकी शुरुआत हुई थी 776 बीसी में एंड 393 एडी में जाके जो है ये खत्म हो गया था। तो ये जो है टोटल एंशिएंट ओलंपिक का टाइम पीरियड था। तो अगर शुरुआत की बात की जाए तो 776 बीसी होगा एंड खत्म कब हुआ था, दैट वाज 393 एडी। फिर है विच रूलर ऑफ रोम ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स। तो वहां पे रोम का जो रूलर था उस समय वो था थियोडियोसिस फर्स्ट। इसका अगर शासन काल की बात करें तो इसने 379 से 395 एडी तक इसने शासन किया था, एंड इसी दौरान जो है आपका प्राचीन ओलंपिक जो है वो बंद हुए थे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओलंपिक फ्लैग वाज फर्स्ट होइस्टेड इन विच ओलंपिक गेम्स। तो जो ओलंपिक फ्लैग है सबसे पहली बार किस ओलंपिक में फहराया गया, वो फहराया गया था एंटवर्प 1920 में। बट जो ओलंपिक फ्लैग है वो आपका 1914 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 1916 में ओलंपिक्स नहीं हो पाए थे ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसलिए सबसे पहली बार जो झंडा है वो फहराया गया 1920 एंटवर्प में। तो ये इसका रीजन है। एंड इसके फ्लैग की बात करें तो ये आपका व्हाइट कलर का बैकग्राउंड होता है जिसमें ओलंपिक सिंबल होता है, जिसमें 5 रिंग्स होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन वुमेन पार्टिसिपेटेड इन मॉडर्न ओलंपिक्स। तो जो इंडियन वीमेन है उन्होंने बहुत लेट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, दैट वाज 1952 हेलेंस्की। पहली बार जो है इंडिया की 4 फीमेल, सिर्फ 4 ही फीमेल गई थी जब पहली बार इंडियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। एंड जो फर्स्ट फीमेल थी जिसने सबसे पहला पार्टिसिपेशन किया, शी वाज नीलिमा घोष, जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था ओलंपिक्स में, जो कि 100 मीटर स्प्रिंट में था। तो उस समय जो है 4 फीमेल गई थी जिसमें मैरी डिसूजा भी थी। ये लोग जो है 1952 हेलेंस्की में इन्होंने डेब्यू किया था। एंड सबसे पहला जो मेडल है इंडिया का, इंडिविजुअल मेडल जो है वो 1952 में ही आया था, जो कि केडी जाधव द्वारा, रेसलर जो है उनके द्वारा लाया गया था। फिर बात करें कि कौन सी फर्स्ट फीमेल जो है इंडिया के लिए ओलंपिक्स में मेडल लाई थी, शी वाज कर्णम मलेश्वरी, जिन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं।
फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एंशियंट ओलंपिक्स होते थे वो किसके ऑनर में किए जाते थे? सो गॉड जीएस के ऑनर में जो है एंशियंट ओलंपिक्स किए जाते थे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ह्यूमन हार्ट टू बीट वंस? तो यहाँ पर एक बार जब आपका दिल धड़कता है इसमें एक साइकिल होती है जिसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। दिस इज अ टर्मिनोलॉजी जो यूज की जाती है विच इज कार्डियक साइकिल, और एक कार्डियक साइकिल में लगते हैं 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में आपकी एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। इसमें गलत लिखा है 8 सेकेंड में, दिस इज 0.8 सेकेंड। होता इसलिए है क्योंकि एक मिनट में जो है नॉर्मली 72 टाइम्स जो है वो आपका हार्ट बीट होता है। तो एक बीट में कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी 60/72 विच इज नियरली क्लोज टू 0.8 सेकेंड। यानी आपकी एक बीट जिसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होता है, आपके 4 चैम्बर से उन सब का पूरा फंक्शन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो वो चारों चीजें जो हैं वो सब एक सिस्टोल एक डायस्टोल कंप्लीट होता है आपका एक कार्डियक साइकिल में विच टेक्स अराउंड 0.8 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन है आपका ह्यूमन हार्ट जो है एक बीट कितने टाइम में लेता है? तो इसकी एक बीट जो है दैट इज अबाउट 0.8 सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियाज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जो हमारी पैंक्रियाज है उनका काम सिर्फ इतना नहीं है कि बॉडी में जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाए तो वो काम करें, वो दोनों ही कंडीशन में काम करती हैं, जब ब्लड ग्लूकोज राइज होता है एंड जब ब्लड ग्लूकोज फॉल होता है। तो उनका काम क्या है कि जब ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है तो वो हार्मोन रिलीज करते हैं ताकि वो ब्लड का ग्लूकोज ड्रॉप करें। तो जब हमारा ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता है तब वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है ताकि ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाए, एंड जब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है तो वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है ताकि जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है वो नॉर्मल हो जाए। तो क्वेश्चन में लिखा है हार्मोन्स रिलीज फ्रॉम पैंक्रियाज टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ग्लूकागॉन जो है वो क्या करता है? यहाँ पर जो आंसर है दैट विल बी ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन का काम ये है कि वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है सो दैट आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्वेश्चन बार बार इसमें आया है। जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है? जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर लेते हैं तो वहां पे 2 यूनिट्स आपको दिखती है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है दैट इज 120/80 mmHg। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे दैट विल बी 120 - 80 दैट इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज नोन एज पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जो है 40 नॉर्मल है, बट अगर पल्स प्रेशर जो है वो 60 से ज्यादा है दैट इंडिकेट्स कि उन्हें किसी तरह का हार्ट प्रॉब्लम है या फिर हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट और माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ व्हाट। तो ये जो है किडनी की माइक्रोस्कोपिक यूनिट होती है क्योंकि जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, हर एक नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है, एंड जो हर एक नेफ्रॉन का फिल्ट्रेशन है वो मिल के पूरे किडनी का फिल्ट्रेशन करता है। एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, उन नेफ्रॉन से जो है वो फिल्ट्रेट निकलता है जो फाइनली पूरे किडनी से निकलता है। अगर हम लंग्स की बात करें कि लंग्स का यूनिट बेसिक क्या होता है तो वो होते हैं एल्वेओलाई। तो इस तरह से जो नेफ्रॉन है वो होते हैं किडनी के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए 20 क्वेश्चन जो है अराउंड 80 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड फॉर सच मोर कंटेंट कीप फॉलोइंग एंड स्टे ट्यून्ड।